हर चीज में सरकार सही ही साबित होगी, फिर सरकार के खिलाफ न्यायालय में जाने के मायने ही नहीं रहे। नागर रत्ना जी कहती है कि आरबीआई ने अपना दिमाग नहीं लगाया, केंद्र सरकार ने जो कहा वो किया। सरकार कोई भी काम करे और यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्यायालय ये कह सकती है कि हमने सिर्फ पालन देखा कि हुआ कि नहीं हुआ प्रोसेस का, अब लक्ष्य हासिल हुआ कि नहीं हुआ इसका हमको कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और फिर इस बार फिर तुलेगी न्यायपालिका। बहुत बुरा लगता है न्यायपालिका को तोलने के लिए, क्योंकि जब अंतिम समय आता है न्याय पाने का तो हमारा फिर विश्वास वही दृढ़ हो जाके होता है कि चलो कोर्ट में या न्यायालय में तो न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्यायालय का न्याय कहीं डगमगाता है तो फिर लगता है कि क्या हमारा विश्वास हम बनाए रखना चाहिए या फिर वही होगा जो सरकार चाहेगी। क्योंकि सरकार ने और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, नोटबंदी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ को जो कहा, शायद न्यायालय के संविधान पीठ ने वही माना, उसी को सच माना और फिर आगे अपना फैसला सुना दिया। 5 जजेस थे संविधान पीठ में, बड़ा बेंच है ये, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एस अब्दुल नाजिर कर रहे थे। ये निर्णय लिखा बी आर गवई ने, जस्टिस बी आर गवई ने। दूसरे जस्टिस ए एस बोपन्ना है। फिर एक वी राम सुब्रमण्यम जी है और 5वीं जज साहिबा वी भी नागरत्ना है। 4 वर्सेस 5, 4 वर्सेस 1 के हिसाब से ये जजमेंट हुआ। 4 लोगों ने कहा कि नोटबंदी सही है, सरकार और आरबीआई ने पूरे प्रोसेस का पालन किया। और एक जज साहिबा जो थी बीवी नागरत्ना, उन्होंने इस बात को गलत माना कि नोटबंदी का पूरा प्रोसेस ही अवैधानिक था, गैर कानूनी था। 7 दिसंबर को ये फैसला होना मतलब ले लिया गया था, लेकिन सुरक्षित रखा था। 2 तारीख को ये डिलीवर हुआ। सरकार ने जो कहा, मतलब जो 4 जजेस ने जो कहा वो ये था कि सरकार ने प्रक्रिया का पालन किया, इसलिए ये मामला वैध है। मकसद काला धन, टेरर फंडिंग को रोकना था। अब यह मायना नहीं रखता है कि लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं, क्योंकि हम कानूनी पहल की जांच करते हैं, आर्थिक असर की जांच नहीं करते। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जो आरबीआई और सरकार ने हमको दिया वो तो ये बताते हैं कि नोटबंदी के पहले से आरबीआई और सरकार 6 माह तक इस पर चर्चा कर रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी, फिर जाके ये फैसला लिया। इसलिए इसको असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी जज साहिबा, जो 5वीं जज साहिबा थी, जिन्होंने इस फैसले से अपने आप को दूर रखा और अपना खुद का फैसला भी सुनाया, वो नागर रत्ना जी कहती है कि आरबीआई का रिकॉर्ड ये बताता है कि ऐसे शब्द जैसे केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार, इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने अपना दिमाग नहीं लगाया, केंद्र सरकार ने जो कहा वो किया। नोटबंदी लागू 24 घंटे के अंदर करने के लिए उसका आकलन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आरबीआई ने अपने दिमाग नहीं लगाया। कुल मिलाकर सारा डिस्कशन ये हो रहा था कि क्या कानून के अनुसार आरबीआई आरबीआई एक्ट के अनुसार सरकार को इस बात की अनुशंसा करती है कि वो नोटबंदी करे, और फिर सरकार करती है, सरकार को रिकमेंड करती है। लेकिन सरकार आरबीआई को कहे कि आप नोटबंदी करो, तो ऐसे मामले में सरकार को आरबीआई के भरोसे रहने के बजाय पार्लियामेंट पे भरोसा कर लेना चाहिए था। पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए था, बिल पास होता और फिर नोटबंदी होती। और यदि सरकार को ये लगता कि पार्लियामेंट में बिल आने के बाद इसकी सीक्रेसी जो खत्म हो जाती, तो सरकार अध्यादेश लाकर भी नोटबंदी लागू कर सकता था।
लेकिन ये आरबीआई के कंधे पे बंदूक क्यों चलाई, ये सवाल नगर रत्ना का है। यही सवाल पिटिशनर भी उठा रहे थे। ऐसे कई सवाल थे जिसके ऊपर चीजें सवाल वैसे की वैसे बने हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ दिया, हाथ साफ कर दिया कि अब ये मायना नहीं रखता कि लक्ष्य हासिल हो गया कि नहीं हुआ। इसका मायना ये हो गया कि सरकार ने कोई भी फैसला लिया, फैसले की सिर्फ प्रक्रिया देखी जाएगी। वो फैसला देश के लिए सही हो या गलत हो, वो लक्ष्य पाने में हासिल होता या नहीं होता, इससे यदि न्यायालय का कोई लेना देना नहीं, तो फिर सरकार तो गलत कहीं हो नहीं सकती। हर चीज में सरकार सही ही साबित होगी। फिर सरकार के खिलाफ न्यायालय में जाने के मायने ही नहीं रहे, क्योंकि सरकार हर जगह ये बताएगी कि उसने प्रोसेस सही किया। लेकिन आरबीआई ने और क्या रिकॉर्ड दिया, आरबीआई ने, सरकार ने क्या संविधान पीठ के सामने रिकॉर्ड्स रखे, और जिससे 4 जजेस ने ये माना कि 6 महीने से आरबीआई और सरकार के बीच में चर्चा हो रही थी। लेकिन हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में जो एक रिपोर्ट छपी है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आरबीआई से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी। उसके जवाब तो कुछ अलग कहानी बताती है। आरबीआई ने 6 महीने पहले, यानी 19 मई 2016 को, जो आरबीआई की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 2000 नया नोट 2000 का लाने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी नोट आया नवंबर में, लेकिन इसका प्रस्ताव 19 मई 2016 को लगाया गया था। लेकिन इस प्रस्ताव लाने के समय ये कतई उस मीटिंग में चर्चा नहीं हुई कि 500 और 1000 का नोट बंद किया जाएगा। इसके मायने डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का जिक्र 19 मई 2016 के मीटिंग में भी नहीं हुआ। उसके बाद 7 जुलाई 2016 और 8 अगस्त 2016 इन मीटिंग्स में भी जो आरबीआई की हुई, वहां 500 और 1000 के नोट बंद करने का ना कोई प्रस्ताव पे बात हुई, ना कोई इस पे विचार विनिमय हुआ, ना नोटबंदी नामक किसी इशू पे बात हुई। तो अगस्त तक तो बात ही नहीं हुई। सितंबर अक्टूबर के मीटिंग में क्या हुआ किसी को पता नहीं। और नवंबर 8 को आनंद फानंद में आरबीआई ने एक मीटिंग बुलाई, जिसका एजेंडा भी किसी को नहीं बताया गया। और जब मेंबर आते हैं तो उसके बाद नोटबंदी का प्रपोजल सरकार को दिया जाता है और सरकार 1 घंटे के अंदर नोटबंदी का अनाउंसमेंट करती है। जब आरटीआई के तहत 8 नवंबर के मीटिंग्स मांगे गए, तो आरबीआई ने कहा कि कानूनन हमें आपको दे नहीं सकते। पता नहीं कि इस आरबीआई के 8 तारीख के मीटिंग के मिनट्स देने से देश की सुरक्षा कहाँ खतरे में आती है, या ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी है जिससे अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद होगी या देश के लिए खतरा होगा। आरबीआई का चीजें छुपाना, आरटीआई में दिए जवाब और सर्वोच्च न्यायालय का कथन, इसमें कहीं पटरी नजर नहीं आती। हम सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आरटीआई के जवाब 6 महीने की पहले मीटिंग तक नोटबंदी का कोई मिनट बुक्स में जिक्र नहीं करता, तो फिर सरकार और आरबीआई में कौन से लेवल पे नोटबंदी की बात हो रही थी। क्योंकि नोटबंदी जैसा बड़ा मामला यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तय नहीं होता, तो फिर क्या अधिकारी के लेवल पे 1 to 1 तय होता है क्या, ये सोचना होगा। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके बाद यदि 6 महीने पहले से यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात हम माने और पहले से यदि ये बात हो रही होती, तो फिर नोटबंदी के बाद रोज नए नए सर्कुलर क्यों निकालने पड़ते। नोटबंदी यदि 6 महीने से तैयारी के साथ लागू करने की बात हो रही है, तो फिर भगदड़ क्यों मची, लोग क्यों मरे, एटीएम में नए नोट आने तक इंतजार क्यों करना पड़ा, एटीएम के कैलिब्रेशन के लिए टास्क फोर्स की नियुक्ति तब क्यों करनी पड़ी दिसंबर में। तो 6 महीने सरकार ने जो किया वो क्या था, इसका लेखा जोखा जरूर पूछ लेना चाहिए था, जिसका पूछा नहीं। सरकार कहती टेरर फंडिंग रुक जाएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद भी टेरर एक्टिविटी और आतंकवादी हमले देश पे बरकरार है।
जब सरकार सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ इस फैसला सुना रहा था, उस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी अपने घिनौनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। ये कहा गया कि ब्लैक मनी बाहर आएगा, लेकिन आरबीआई का सर्कुलर ये बताता है कि 9.21 लाख करोड़ नोटबंदी के पहले जो काला धन होने की आशंका बताई गई थी पार्लियामेंट में, उससे 3 गुना ज्यादा 9.21 लाख करोड़ के नए 500 रुपए के और 2000 के नोट गायब है, सर्कुलेशन में नहीं। वो नोट सरकार कहती है कि डोमेस्टिक सेविंग हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक सेविंग भी होता तो बैंक में भी लोग दिखते, इतना पैसा रखता तो ब्याज मिलता। ये काला धन है, इसकी आशंका बताई जाती है। उसके बाद नकली नोटों का चलन नोटबंदी के पहले और आज के 2022 की रिपोर्ट में 10.7% बढ़ा है। 10% से नकली नोटों का चलन बढ़ा है। तो फिर नोटबंदी का ऐसा कौन सा प्लान था जिसमें नकली नोट बंद होने थे? देश में 95% कैश जो छापों में मिला, चाहे इनकम टैक्स के हो, सीबीआई के हो, ईडी के हो, डीआरआई के हो, वो सब 500 और 2000 के नोट में मिला। इसका मतलब काला धन बरकरार है। कैश ट्रांजैक्शन नवंबर 2016 में 17.7 लाख करोड़ था, जो अक्टूबर 22 में 30.88 लाख करोड़ हुआ है। इसका मतलब नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे और कैश ट्रांजैक्शन कम होंगे, ये जो सरकार का दावा था वो भी फेल हो गया। सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े इसका तो आंकड़ा देती है, लेकिन साथ में कैश ट्रांजैक्शन दुगना हो गए, इसके बारे में सरकार मौन है। सरकार ने तमाम जो बातें कही, यदि उसमें से कोई भी लक्ष्य सरकार नहीं हासिल कर पाई, तो सरकार का नोटबंदी का लक्ष्य ही कुछ और था। और यदि ये राजकीय लक्ष्य था, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे प्रक्रिया के देखने के चक्कर में सरकार की मनीषा को कैसा भूल गया? यह सवाल आम आदमी के मन में है। हालांकि हो सकता है कि ये सवाल रिट पिटीशन में नहीं उठे हुए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना कि अब यह मायना नहीं रखता कि लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं, यह सरकार को आने वाले समय में भी ऐसी ब्लैंक चीट देती है कि सरकार कोई भी काम करे और यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्यायालय ये कह सकती है कि हमने सिर्फ पालन देखा कि हुआ कि नहीं हुआ प्रोसेस का, अब लक्ष्य हासिल हुआ कि नहीं हुआ इसका हमको कोई लेना देना नहीं। तो फिर न्यायपालिका से उम्मीद किस बात की जाएगी? नागरत्ना जी ने सवाल कुछ उठाए और ये सवाल आज हम भी लाउड इंडिया पे उठा रहे हैं, इसलिए न्यायपालिका को तोड़ रहे हैं। न्यायपालिका का अपमान करने की हमारी कोई मनीषा नहीं, लेकिन एक सामान्य नागरिक होने की वजह से, इस देश का शहरी होने की वजह से, एक टैक्स पेयर होने की वजह से, यदि मेरे कुछ सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं और वो सवाल का जवाब यदि न्यायपालिका से नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मैं सवाल फिर उठा के न्यायपालिका को ही पूछूंगा, क्योंकि और तो कोई जवाबदेही समझता नहीं और जवाबदेही किसी की बनती भी नहीं कि हर आदमी जो सत्ता में है वही अपने आप को पाक साफ और वही इस देश को नई दिशा देने की बात करता है, जबकि देश की पूर्ण अर्थ नीति और आर्थिक व्यवस्था पटरी से डिरेल्ड हो चुकी है। यह हम रोज इस बात को भोग रहे हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।